Good evening, everyone. Am I audible to all of you? I hope you all are doing good. I'm good, Sham. कोशिश कर रहे हैं। क्यों विवेक? कोशिश क्यों हो रही है? ओके, टाइम मैनेज करने में। टाइम निकालो प्रैक्टिस करने का, 1 से 1.5 घंटा तो विवेक निकालो, उतना तो चाहिए। सपनों में भी कैंडलस्टिक आते हैं। कैसा कंफ्यूजन है हुसैन? अपने स्टडी पर भरोसा नहीं कर पाते? अमोल, ऐसा क्यों? हाँ वो तो है, अभी धीरे धीरे आ जाएगा और कॉन्फिडेंस, जैसे हम रिस्क मैनेजमेंट कंप्लीट करेंगे ना, उसके बाद आ जाएगा। 2 या 3 क्लास के बाद आ जाएगा आपको। टाइम तो लगता है, देखिए कोई भी चीज हो, उसे सीखने में टाइम तो लगेगा। हाँ बिल्कुल विवेक, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सर जोन मार्किंग तो बहुत बड़ा हो जाएगा हुसैन, फिर आज का टॉपिक कवर नहीं हो पाएगा। सुदर्शन, सेव करने के लिए आपको राइट क्लिक करना है, चार्ट सेव एज टेम्पलेट। ये टेम्पलेट सेव करने के बाद आपको या सेटिंग्स में जाके आपको डिफॉल्ट टेम्पलेट चेंज करना है। मतलब हुसैन, आपको डिमांड सप्लाई मार्किंग सीखनी है दोबारा से? ओके, हम आज जो एग्जांपल डिस्कस करेंगे ना, तो उसे एकदम बेसिक से ले लेंगे। जो भी एग्जांपल होगा उसे क्या करेंगे कि डिमांड सप्लाई मार्किंग से शुरू करेंगे, कैसे हमें डिमांड सप्लाई मार्क करने होते हैं, तो क्लियर हो जाएगा आपको। यस भाविक, देखिए हम लोगों ने क्या सीखा है कि एक बार आप मुझे सुनिए जो मैं कह रहा हूं। जो भाविक का क्वेश्चन है उस पे मैं जवाब दे रहा हूं कि यदि स्टॉक लो ऑन द कर्व है या वेरी लो ऑन द कर्व है, तो फिर क्या हम साइडवेज ट्रेंड में भी ट्रेड कर सकते हैं? देखिए क्या होता है, जब भी प्राइस लो ऑन द कर्व होगी ना, तो हमें ट्रेंड अप ही चाहिए, या हाई ऑन द कर्व होगी और हमें सेल करना है तो डाउन ही चाहिए। बट यदि प्राइस वेरी लो ऑन द कर्व है, वेरी लो ऑन द कर्व का मतलब हमारा लोकेशन और एक्सक्यूशन एक दूसरे से कोइंसाइड कर रहा है।
तो हम साइडवेज ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में भी ट्रेड कर सकते हैं यदि प्राइस वेरी लो ऑन द कर्व है तो, और यदि प्राइस वेरी हाई ऑन द कर्व है तो हम लोग अप ट्रेंड या साइडवेज में भी ट्रेड कर सकते हैं। बट उसके लिए जो जोन होगा ना जिस पर हम ट्रेड कर रहे हैं उसमें कुछ एडवांस चाहिए। हमने एक चीज के साथ कॉम्प्रोमाइज किया है तो हमें एक चीज एडवांस चाहिए। लाइक क्लोजिंग कैसी है, क्लोजिंग एक अच्छी होनी चाहिए उस जोन की, वो इंपॉर्टेंट है। और आज जो हम एक ट्रेड स्कोर पढ़ेंगे कि कोई भी जोन जिस पे हम एंट्री लेने वाले हैं उसे कैसे नंबरिंग देनी है, कैसे पता करेंगे कि कौन सा जोन कितना स्ट्रांग है। तो उसमें फुल में से फुल नंबर हमको जो भी जोन में मिले ना, और हमें यदि हाई ऑन द कर्व और लो, वेरी हाई ऑन द कर्व और वेरी लो ऑन द कर्व के साथ ट्रेंड के साथ हम कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। ओके, रिट्रेसमेंट टूल मैं बता दूंगा मिनरल। नहीं, अभी विवेक जो हमारा प्रोसेस है ना कि हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे या मंथली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, वो हमारे पास वहां पे वीकली और मंथली पे लोकेशन का होना जरूरी है। लोकेशन नहीं होगा तो हम डेली पर हम लोग ट्रेड डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे। लोकेशन जरूरी है, और जो लोकेशन का इंपॉर्टेंस है वो आज एकदम क्लियर हो जाएगा आपको कि लोकेशन का क्या इंपॉर्टेंस है। मैं इतने दिन से क्यों कह रहा हूं कि आपको एग्जीक्यूशन जो है वो लोकेशन के पास लेना है, साथ लेना है। जो महाभारत वाला एग्जाम्पल आप लोग उसका जिसका वेट कर रहे थे वो आज क्लियर हो जाएगा आपको बिल्कुल। रिट्रेसमेंट लाइन जनरली क्या होता है मिनरल, हम लोग जो नियरेस्ट डिमांड जोन और नियरेस्ट सप्लाई जोन मार्क करते हैं ना, जैसे सपोज कीजिए ये मेरा नियरेस्ट डिमांड जोन है और इसे मैंने एक सप्लाई जोन लिया है, नहीं एग्जैक्ट सप्लाई जोन बट मैंने इसे लिया है। अब हमें रिट्रेसमेंट लाइन मार्क करनी है, यहां से लेकर आएंगे या फिर कंट्रोल आर से भी ला सकते हैं। इसे हमें प्रॉक्सिमल टू प्रॉक्सिमल मार्क करना होता है। प्रॉक्सिमल टू प्रॉक्सिमल, डिमांड जोन के प्रॉक्सिमल से सप्लाई जोन के प्रॉक्सिमल, ये हमें जो डिवाइड करके देगा, 3 एरियाज में डिवाइड करके देगा, 1 2 3। और दो हमारे पास ऑलरेडी हैं, एक डिमांड जोन वाला और एक सप्लाई जोन वाला। जो बीच वाला एरिया रहेगा, ये वाला एरिया, ये रहेगा इक्विलिब्रियम। डिमांड जोन के पास वाला एरिया रहेगा लो ऑन द कर्व, मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूं एलओसी। और जो सप्लाई जोन के पास रहेगा वो रहेगा हाई ऑन द कर्व, मैं इसे शॉर्ट में लिख रहा हूं एचओसी। और जो सब डिमांड जोन वाला एरिया है जिसमें हमने डिमांड जोन मार्क किया है वो होगा वेरी लो ऑन द कर्व। और जो सप्लाई जोन वाला एरिया है वो होगा वेरी हाई ऑन द कर्व। ये होता है। प्राइस जब लो ऑन द कर्व या वेरी लो ऑन द कर्व होती है तो हम बाय करते हैं एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम पे विद ट्रेंड, अप ट्रेंड के साथ। अप ट्रेंड होगा जो कि ट्रेंडिंग टाइम फ्रेम अलग होता है इससे लोअर वाला, वहां पे ट्रेंड अप है तो बाय करेंगे। और वेरी हाई ऑन द कर्व और हाई ऑन द कर्व है, वेरी हाई ऑन द कर्व और हाई ऑन द कर्व है तो हम उसे सेल करेंगे। पर उसके लिए हमारा ट्रेंड डाउन होना चाहिए ट्रेंडिंग टाइम फ्रेम पे। इक्विलिब्रियम में है तो हम ट्रेंड के साथ जाएंगे, ट्रेंड अप है तो बाय, ट्रेंड डाउन है तो सेल, और ट्रेंड साइडवेज है तो कुछ नहीं। बट आज जो मैंने बताया है एक पॉइंट, उसमें क्या बताया है, जब प्राइस वेरी लो ऑन द कर्व
या वेरी हाई ऑन द कर्व होना, तो हम ट्रेंड के साथ कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। वेरी लो ऑन द कर्व या वेरी हाई ऑन द कर्व, सिर्फ इसमें। बट उसके लिए हमें जहां पे हम एग्जीक्यूशन ले रहे हैं उस जोन में कुछ ना कुछ एक अलग से एडिशनल चाहिए। नहीं, वो अलग है मिनरल। हाई ऑन द कर्व में बाय नहीं कर सकते, और वेरी हाई ऑन द कर्व में भी कभी बाय नहीं कर सकते, चाहे ट्रेंड अप ही क्यों ना हो। चाहे ट्रेंड अप ही क्यों ना हो। और लो ऑन द कर्व और वेरी लो ऑन द कर्व, लो ऑन द कर्व और वेरी ऑन द कर्व में कभी सेल नहीं कर सकते, चाहे ट्रेंड डाउन ही क्यों ना हो। संकेत, वो आज क्लियर हो जाएगा आपको। हाँ बिल्कुल विवेक, इसके बारे में हम एडवांस ट्रेंड एनालिसिस जब पढ़ेंगे ना, तो आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि जब कभी भी स्टॉक हमारे जोन में आएगा तब ट्रेंड चेंज हो गया तो क्या करना है, वो हम पढ़ेंगे आगे विवेक। इक्विलिब्रियम में साइडवेज है तो कुछ नहीं कर रहा है रोहन। ओके इरशाद, बट शॉर्ट से अवॉइड रही है अभी सन फार्मा में। नहीं स्नेहा, वही मैंने बताया है कि लो ऑन द कर्व और वेरी लो ऑन द कर्व में सिर्फ बाय करेंगे, और हाई ऑन द कर्व वेरी हाई ऑन द कर्व में सिर्फ सेल करेंगे। यस गगन, नीचे जा रहा है वो, बट अभी उसने ब्रीच नहीं किया है उस जोन को, मतलब क्रॉस नहीं किया है, नीचे नहीं गया अभी। डिजिटल से तो ऊपर ही लेना है हमें हुसैन, हमेशा जो जोन होगा वो डिजिटल से ऊपर ही होगा। जो लोकेशन की डिजिटल लाइन रहेगी ना उससे ऊपर ही होगा हमेशा। डिमांड जोन की बात करें, सप्लाई जोन की बात करें तो नीचे होगा। स्नेहा वेरी लो ऑन द कर्व है। देखिए आप एक बार इसको वापस से मैं बता रहा हूं, मैं वापस से बता रहा हूं, एक बार ध्यान से सुनिए, आप नोट भी कर सकते हैं, ये पॉइंट है। यदि स्टॉक वेरी लो ऑन द कर्व है तो हम ट्रेंड डाउन या साइडवेज होते हुए भी उसे बाय कर सकते हैं, बट उसके लिए हमारा जो एग्जीक्यूशन होगा वो बहुत अच्छा होना चाहिए। और यदि हमारा लोकेशन हाई वेरी हाई ऑन द कर्व है, वेरी हाई ऑन द कर्व, तो हम उसे सेल कर सकते हैं, भले ही हमारा ट्रेंड अप हो या साइडवेज हो। बट जब हम एक चीज के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं तो हमें एक चीज एडवांस चाहिए, एडवांस मतलब जोन अच्छा होना चाहिए। कल रिजल्ट आया था, इस वजह से बहुत हाई लो था, आप लोग सब पैनिक कर रहे थे, आप ही नहीं बहुत सारे लोग पैनिक कर रहे थे। विवेक देखिए मैं बताता हूँ, आप एक तो रिकॉर्डिंग देखा करें, मतलब आप कोशिश करें कि आप जो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो बता दूंगा, बट फिर भी यदि आप रिकॉर्डिंग देखेंगे ना, वो जो मैंने कल बात आपको बताई थी कि आपको कुछ नया ही सीखने को मिलेगा, कुछ नया सीखने को मिलेगा उस रिकॉर्डिंग में से। क्योंकि आपको पता है कि कौन सी चीज में डाउट है तो वो कौन सी क्लास में पढ़ाया गया था। देखिए यदि ये ड्रॉप बेस रैली, ड्रॉप बेस और इसके साथ गैप के साथ कुछ है ना, तो हमें सिंपली इसे जो मार्क करना है, ऐसे मार्क करना है।
ऐसे मार्क करना है। दूसरा, यदि हमारे पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, अब लोग, अब आप लोग ध्यान से देखिए इसे, मैं किस तरह से इनको मार्क कर रहा हूं। यदि ऐसा कुछ है हमारे पास, तो देखिए क्या होगा कि हमें ये पूरा जोन ऐसे मार्क करना होगा, यहां से यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, ये हमें ऐसे मार्क करना है। जो ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने बताया था ना, ये जनरली रिवर्सल पैटर्न्स के लिए होता है, जनरली रिवर्सल पैटर्न भी होता है। बट जब हम ऐसे मार्क कर रहे हैं ना, तो ये पूरा जोन हमारा जो है बेस एरिया हम लोग काउंट करेंगे, यदि ड्रॉप बेस ड्रॉप है, ऐसे ड्रॉप बेस और बेस गैप गैप के साथ बेस है, तो इसे हम ऐसे मार्क करेंगे। गैप के साथ है, आप इसे लेग इन या लेग आउट माने, इसे लेग इन या लेग आउट माने, बट ये कंटिन्यूअस पैटर्न है ना, तो हम इसे ऐसे मार्क करेंगे, इस तरह से। वहीं पे यदि ये रिवर्सल पैटर्न होता ना इस तरह से, तो हम लोग सिर्फ इसे ऐसे मार्क करते हैं। सपोज कीजिए ऐसा कुछ होता, तो इसके लिए सेम जो फॉर्मूला मैंने जो पढ़ाया था आपको, एक तो यहां से यहां तक और दूसरा यहां से यहां तक, ये दो जोन हो जाते हैं हमारे। उसमें हमें ऐसे मार्क नहीं करना है कि यहां से लेकर यहां तक इसको मार्क करें पूरा। ये लेग आउट एक्साइटिंग नहीं होता तो हम लोग इस जोन को एक्चुअली लेते ही नहीं, लेते ही नहीं। थोड़ा स्ट्रेंथ होना चाहिए ना इसमें, हमने क्या क्लोजिंग वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना, तो इसमें स्ट्रेंथ होनी चाहिए भाई। इसके लिए क्लोजिंग का क्या है कि हम लेफ्ट साइड में क्लोजिंग देख सकते हैं, क्योंकि लेफ्ट साइड में डाउनफॉल था और ये अप मूव के लिए देख रहे हैं। बट इस वाले में आप क्लोजिंग किधर देखेंगे, इस बेस एरिया की ही क्लोजिंग देखेंगे, इसका रेड होना जरूरी है। अब क्या होगा, या तो छोटी छोटी ऐसी ही कैंडल बनती जा रही हैं, या फिर बहुत नीचे जाके रेड बन रही है। देखिए ऐसा तो है नहीं कि इसके बाद कैंडल बनना ही खत्म हो गई, ऐसा तो है नहीं, कुछ ना कुछ तो बनेगा ना। यदि छोटी छोटी कैंडल बन रही है तो गार्बेज हो जाएगा, और ये बड़ी कैंडल बन रही है 3 के बाद, तो हम उसको जोन को ले लेंगे। हाँ, एंट्री स्टॉप लॉस में इसमें डिफरेंस हो जाएगा, पर ऐसा नहीं है। ये जो हम पिक्चर मार्क कर रहे हैं, ये हायर टाइम फ्रेम्स पे होती है ज्यादातर, स्मॉलर टाइम फ्रेम पे तो हम उसे रिफाइन कर ही लेते हैं ना। यस सुदर्शन, यदि हमें एंट्री नहीं मिली है, प्रॉक्सिमल लाइन पे टच नहीं किया मतलब एंट्री नहीं मिली, तो वो जोन हमारे लिए वैलिड है। कौन सी कैंडल संकेत सर, 50% कौन सी कैंडल की स्ट्रेंथ ज्यादा है? बेस कैंडल की, जो मैंने गार्बेज वाला बताया था ना आपको, फिर उसे गार्बेज के अकॉर्डिंग ट्रेड करेंगे। यदि 50% से बॉडी तो ज्यादा है, 50% से बॉडी तो ज्यादा है, बट वो उसी की रेंज में, बेस एरिया की रेंज में ना, तो उसे गार्बेज की तरह करेंगे। विवेक ठीक है, ये ठीक रहेगा, आप मुझे सेंड कर दीजिएगा। श्याम विवेक दोनों, आप दोनों मुझे सेंड कर दीजिएगा, वहां पे जो सपोर्ट का नंबर है उस पे मैं देख लूंगा। ऑल राइट, तो हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं।
आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रेड स्कोर। ट्रेड स्कोर मतलब हम किसी भी जोन को कितने नंबर देने वाले हैं। वो जोन, ये ध्यान रखना है, मैं पहले ही बता रहा हूं, ये सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम के लिए है। सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम के लिए है ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये ट्रेड स्कोर। जहां पे हम लोग एंट्री स्टॉप लॉस लेंगे ना, वहीं पे ये रूल फॉलो होगा। सबसे पहला होता है फ्रेशनेस। फ्रेशनेस फ्रेशनेस में क्या होता है? इफ लेवल इज फ्रेश, यदि लेवल फ्रेश है तो। दूसरा है इफ लेवल इज टेस्टेड वंस। टेस्टेड वंस। और तीसरा है इफ लेवल इज टेस्टेड ट्वाइस। थ्री कंडीशन है फ्रेशनेस के लिए। इफ लेवल इज फ्रेश, सेकंड इज इफ लेवल इज वन टाइम टेस्टेड, एंड इफ लेवल इज सेकंड टाइम टेस्टेड। ये थ्री कंडीशन है। इनके लिए जो हमें पॉइंट्स देने हैं वो पॉइंट्स क्या रहेंगे? यदि लेवल फ्रेश है तो उसे हम 3 नंबर देंगे। यदि लेवल फ्रेश है जहां पे हम लोग एंट्री स्टॉप लॉस ले रहे हैं, तो उसका जो स्कोर होगा वो 3 होगा। 3। और लेवल यदि वन टाइम टेस्टेड है, मतलब प्राइस एक बार आ रखी है, उसे हम देंगे 1.5। और यदि किसी लेवल में प्राइस 2 बार आ रखी है, 2 बार से ज्यादा आ रखी है, तो उसको हम देंगे 0। इसे हम देंगे 0। जैसे मैं बात करूं, इसी लेवल की बात करता हूं मैं, ये जो हमने मार्क किया है। सपोज कीजिए ये जो लेवल है इसे हम ट्रेड कर रहे हैं। हमने कोई मंथली इनकम ट्रेड देखी थी जिसमें हमें लोकेशन भी सपोर्ट कर रहा है, ट्रेंड भी सपोर्ट कर रहा है। अब ये डेली का है जहां पे हमें एग्जीक्यूशन लेना है, यहाँ हमें एंट्री, यहाँ स्टॉप लॉस रखना है। तो इसके लिए जो फ्रेशनेस वाला जो रूल है ना, उसके अकॉर्डिंग इसकी कितनी नंबरिंग होगी? ये फ्रेश है या टेस्टेड है, आप बताइए, फ्रेश है या टेस्टेड है? फ्रेश है, विवेक 0। फ्रेश के लिए कितना नंबर देते हैं? 3। ओके। चाहे डिमांड हो या सप्लाई हो, कुछ भी हो। अब सपोज करते हैं ये हमारे पास कोई लेवल है, इसे कितना नंबर देंगे? ड्रॉप बेसिकली ये फ्रेश है टेस्टेड है, और कितना नंबर देंगे? यदि फ्रेश है तो टेस्टेड है तो कितना? ये वन टाइम टेस्टेड है, इसे हम लोग देंगे 1.5। देखिए 1.5। अब कितना नंबर देंगे इसी को? अब इस जोन को कितने नंबर देंगे फ्रेशनेस के? 0। ओके,
ठीक है, और हम पूरा एक ट्रेड सेटअप जब फाइंड करेंगे ना, और एग्जांपल लेंगे। फ्रेशनेस में ये पॉइंट होते हैं 3। इफ लेवल इज फ्रेश तो 3 नंबर, इफ लेवल इज टेस्टेड वंस तो 1.5, इफ लेवल इज टेस्टेड ट्वाइस तो 0, ये होगा। अब दूसरा है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मींस जोन की स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ किससे पता लगती है, लेग इन से या लेग आउट से? आप लोग बताइए मुझे, किसी भी जोन की हमें स्ट्रेंथ जाननी है तो लेग इन से पता लगती है, लेग आउट से? लेग आउट, वेरी गुड। इफ टू एक्साइटिंग लेग आउट, ये डिमांड और सप्लाई के लिए सेम है जो हम पढ़ रहे हैं, डिमांड हो या सप्लाई हो सबके लिए सेम है। इफ टू एक्साइटिंग लेग आउट तो हम उस पर्टिकुलर जोन को नंबर देंगे 2। इफ वन लेग आउट प्लस गैप, सिर्फ एक ही लेग आउट है और गैप के साथ है, सिर्फ एक ही लेग आउट है और गैप के साथ है, तो भी हम इसे 2 नंबर देंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि गैप वाला जोन ऑटोमेटिकली स्ट्रेंथ होती है, उसमें अच्छा होता है। यदि सिर्फ एक ही लेग आउट है और कोई गैप नहीं है, सिर्फ एक ही सिंगल लेग आउट, तो उसे कितना नंबर देंगे? 1। स्ट्रेंथ हम देखते हैं, 2 एक्साइटिंग कैंडल हैं लेग आउट तो 2 नंबर, एक एक्साइटिंग कैंडल है और गैप के साथ है, मतलब 1 लेग आउट कैंडल बट गैप के साथ है तो 2। और हम यदि कोई सिर्फ एक ही लेग आउट ले रहे हैं बट विदाउट गैप तो उसे 1। अब यदि किसी में 3 लेग आउट है एक्साइटिंग, तो जरूरी नहीं है कि उसको 3 नंबर दें, या 4 एक्साइटिंग कैंडल है लेग आउट तो हम जरूरी नहीं कि 4 नंबर दें, सिर्फ हमें 2 ही देने हैं। मैक्सिमम हमारा 2 है, जो जोन की स्ट्रेंथ है उसमें मैक्सिमम हमारा 2 है, 2 नंबर ही देंगे। ओके, थर्ड है टाइम एट द बेस। टाइम एट द बेस, कि उस जोन ने कितना टाइम वहां पे दिया है, कितनी बेस कैंडल बनाई हैं, कितनी बेस कैंडल फॉर्म हुई हैं। अब देखते हैं, इफ वी हैव 1 2 3 बेस कैंडल, मैंने आपको बताया था कि 3 मैक्सिमम कैंडल हम ले सकते हैं। ये हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम की, सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम की। यदि हम लोग 1 2 3 बेस कैंडल है किसी जोन में तो उसको 2 नंबर देंगे, और यदि 4 टू 6 बेस कैंडल है, 4 टू 6 बेस कैंडल है किसी जोन में तो उसे 1, और मोर देन 6 है तो 0। ये हमारा ट्रेड स्कोर का एक तरीका है, ये हमारा ट्रेड स्कोर का तरीका है कि हमें किसी भी ट्रेड को कितने नंबरिंग देनी है, कितने नंबरिंग देनी है। ये रहेगा सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम का। उसके लिए 3 फॉर्मूलाज है हमारे पास।
एक है फ्रेशनेस, हमें देखना है जोन फ्रेश है या नहीं है। यदि जोन बिल्कुल फ्रेश है तो उसे 3 नंबर देंगे, 3। इफ लेवल इज टेस्टेड वंस, यदि जोन वन टाइम टेस्टेड है, सिर्फ वन टाइम टेस्टेड, तो उसे 1.5 देंगे। और यदि कोई जोन चाहे डिमांड हो या सप्लाई हो, वो 2 बार या 2 से ज्यादा बार टेस्टेड है, 2 टाइम और मोर देन 2, तो हम उसे 0 नंबर देंगे। ये हो गया हमारा फ्रेशनेस। दूसरा है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ में क्या होता है, यदि हमारे पास 2 लेग आउट कैंडल हैं या 2 से ज्यादा हैं, 2 लेग आउट कैंडल हैं एक्साइटिंग और 2 से ज्यादा हैं, तो हम उसे 2 नंबर ही देंगे। और यदि गैप के साथ सिर्फ एक लेग आउट कैंडल है, गैप है और एक लेग आउट कैंडल है, तो भी हम उसे 2 नंबर देंगे। और वहीं पे यदि सिर्फ एक सिंगल लेग आउट है और कोई गैप भी नहीं है, सिर्फ सिंगल लेग आउट, तो हम उसे 1 नंबर देंगे। गैप किसके बीच में होना चाहिए, बेस और लेग आउट के बीच में गैप होना चाहिए। लेग इन और बेस के बीच में नहीं, बेस और लेग आउट के बीच में गैप होना चाहिए। अब है तीसरा, टाइम एट द बेस। यदि हमारे पास 1 2 3, 1 2 3 तक कैंडल हैं, बेस कैंडल, तो हम उसे 2 नंबर देंगे। और यदि 4 to 6 हैं तो उसे 1, और यदि मोर देन 6 हैं तो उसे 0। उसे कुछ भी नंबर नहीं देंगे, 0 देंगे। अब आप लोग मुझे बताइए कि इसमें हाईएस्ट नंबर कौन, कितने कितने, मतलब हाईएस्ट नंबर कौन कौन से है और उनका टोटल क्या होता है। फ्रेशनेस के लिए 3, स्ट्रेंथ के लिए 2, और टाइम एट द बेस के लिए 2, 7, 7। तो सबसे बेस्ट जोन कौन सा रहेगा, 7 वाला। सबसे बेस्ट जोन रहेगा 7 वाला। स्टिल हम सीखेंगे कि कौन सा है, किसी में 1.5 ले रहे हैं, किसी में 2 ले रहे हैं, किसी में 1 ले रहे हैं, मींस 5.5 वाला है, 6.5 वाला है, या 7 वाला है, या 6 वाला है, उनको भी कैसे ट्रेड करना है वो भी हम सीखेंगे। ओके। ये क्लियर है, मैं एग्जाम्पल पे आऊं इसके बाद। आप लोगों को ये टेबल क्लियर है, जैसे हम लोगों ने कल एक टेबल बनाई थी ना मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस की, वैसे ही आपको ये अपने पास फिर अपने हाथ से बनानी है, अपने हाथ से बनानी है, और 1 या 2 दिन अपने पास रखनी है। बहुत आराम से फिर समझ में आएगा, और एग्जाम्पल जैसे कल समझ में आए थे, एग्जाम्पल से और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ओके, चलो एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले बात करता हूं मैं एनआईटी टेक की। एनआईटी टेक देखिए, यहाँ पे मैंने करंट मार्केट प्राइस पे हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर दी। ये वीकली का टाइम फ्रेम पे, मैं वीकली इनकम ट्रेड लेना चाह रहा हूं इसमें, WIT मेरा पर्पस है। तो मेरी लोकेशन किस पे रहेगी, वीकली पे। लोकेशन रहेगा वीकली पे। करंट मार्केट प्राइस पे हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर दी। लोकेशन के लिए क्या होता है, एक हमें फ्रेश डिमांड जोन चाहिए जो कि सबसे पास हो, और एक हमें फ्रेश सप्लाई जोन चाहिए। डिमांड जोन मार्क करने के लिए बेस कैंडल की हाईएस्ट बॉडी पे प्रॉक्सिमल लाइन, और डिजिटल लाइन लोएस्ट विक पे। हाईएस्ट बॉडी पे प्रॉक्सिमल और लोएस्ट विक पे डिजिटल। अब हमें एक फ्रेश सप्लाई जोन चाहिए, ये नियरेस्ट हमारे पास फ्रेश सप्लाई जोन है।
इसको मैंने मार्क किया है लोएस्ट बॉडी ऑफ द बेस एंड हाईएस्ट विक ऑफ द बेस। सप्लाई जोन का तरीका क्या रहता है, लोएस्ट बॉडी पे प्रॉक्सिमल लाइन एंड हाईएस्ट विक पे डिस्टल लाइन। अब इसके बाद मैंने फ्रेश डिमांड जोन मार्क कर लिया, फ्रेश सप्लाई जोन मार्क कर लिया। मेरा क्या स्टेप रहेगा कि मुझे इन दोनों पार्ट्स को 3 इक्वल एरिया में डिवाइड करना है थ्रू रिट्रेसमेंट टूल। कंट्रोल आर से मैंने रिट्रेसमेंट टूल लाई और प्रॉक्सिमल टू प्रॉक्सिमल, इसको चेंज कर देता हूं एक बार में। प्रॉक्सिमल टू प्रॉक्सिमल मैंने मार्क कर दी। डिमांड जोन के प्रॉक्सिमल से सप्लाई जोन के प्रॉक्सिमल, या उल्टा सप्लाई जोन के प्रॉक्सिमल से डिमांड जोन के प्रॉक्सिमल, किधर भी। अब करंट मार्केट प्राइस जो मेरी ये है, ये मुझे बताएगी कि लोकेशन कहां पे है, इक्विलिब्रियम में, हाई ऑन द कर्व में, लो ऑन द कर्व में, वेरी हाई ऑन द कर्व में, वेरी लो ऑन द कर्व में। आप लोग मुझे बताइए कि कहां पर है लोकेशन इक्विलिब्रियम में। मैं एक बार के लिए करंट मार्केट प्राइस को हटा देता हूं और रिट्रेसमेंट टूल को भी हटा देता हूं, जिससे नीचे जब हम लोअर टाइम फ्रेम पे जाएं तो कंफ्यूजन नहीं हो। अब जब स्टॉक इक्विलिब्रियम में ट्रेड कर रहा है, लोकेशन इक्विलिब्रियम है, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ट्रेंड चेक करेंगे। वीकली इनकम ट्रेड है तो पर कौन से टाइम फ्रेम पे ट्रेंड चेक करेंगे, डेली। डेली पे गया, डेली पे क्या ट्रेंड है, सब लोग आंसर करें, डेली पे क्या ट्रेंड है। अप ट्रेंड। और जब अप ट्रेंड होता है तो हमें क्या करना होता है और कौन से टाइम फ्रेम पे करना होता है, बाय करना होता है 60, 75 या 125 या 240 पे। बट हम लोग अभी 75 पर करेंगे। ओके, वो क्यों होता है वो सीख लेंगे इन्हीं को, क्योंकि ये जो होते हैं ना, ये जो नंबर जो भी हमने कल टाइम फ्रेम्स पढ़े थे ना, ये मैथमेटिकली प्रूवन है। यहाँ पे सबसे अच्छे रिजल्ट निकलते हैं, सबसे अच्छे, सबसे बेस्ट। इस वजह से हम लोग इनको यूज में लेते हैं। 75 मिनट पे जाऊंगा और बाय करूंगा। आपको ये सब कुछ क्लियर तो हो गया है, जैसा आप आंसर कर रहे हैं ना, उससे पता चल रहा है कि सब कुछ क्लियर हो गया। बस प्रैक्टिस की जरूरत है, और किसी भी चीज की नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस हो जाएगी, जोन बहुत अच्छी तरह से जल्दी जल्दी ढूंढने लगोगे। सैटरडे संडे है, खूब अच्छे से प्रैक्टिस करना। ये देखिए, अब मेरा स्टेप होगा यहाँ पे डिमांड जोन फाइंड आउट करना है। डिमांड जोन मैं डिजिटल लाइन तक ही देख सकता हूँ बस, क्योंकि यही मेरा एक तरह से लोकेशन है, और लोकेशन तक ही देख सकता हूँ और नहीं। अब देखिए, डिमांड जोन में देखूंगा करंट मार्केट प्राइस से नीचे, ये मेरे पास टेस्टेड डिमांड जोन है। ये ड्रॉप बेस रैली इसको मैं लूं तो, वैसे तो रैली बेस रैली होगा, लेग इन बेस एंड लेग आउट। इसे मैंने लेग इन क्यों लिया है, इसकी स्ट्रेंथ देखने के बाद भी आप देख रहे होंगे 50% से तो बॉडी कम है, बट इसने स्ट्रेंथ अच्छी दिखाई है, यहां तक गया है, तो हम इसे लेग इन कंसीडर कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा है रैली बेस रैली, रैली बेस रैली। बट आपको ध्यान रखना है कि जो मैं जोन मार्क कर रहा हूं उनको हम नंबरिंग देने वाले हैं, रैली बेस रैली दूसरा। तीसरा जोन है मेरे पास, ये ड्रॉप बेस रैली है। अब इसको देखिए, मैं विक टू विक मार्क कर रहा हूं, क्यों, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ बहुत छोटी है और ये लेग आउट कैंडल बहुत बड़ी है। बेस एरिया जो है वो छोटा सा है, तो हम इसे विक टू विक भी मार्क कर सकते हैं, और उसके बाद लेग आउट कैंडल अच्छी है, इस वजह से मैं इसे विक टू विक मार्क कर रहा हूँ। उसके बाद मैं नीचे आता हूँ, एक जोन ये रहा, इसे भी मैं विक टू विक मार्क कर लेता हूँ। अब मेरे पास कितने जोन हो गए, डिमांड जोन फर्स्ट, डिमांड जोन सेकंड,
डिमांड जोन थर्ड एंड डिमांड जोन फोर्थ। 4 मेरे पास डिमांड जोन हो गए। अब मेरे पास चैलेंज है कि मैं इनमें से लूं कौन सा। इसके लिए अब हम देखेंगे नंबरिंग। सबसे पहले नंबरिंग करेंगे फर्स्ट डिमांड जोन की। फर्स्ट डिमांड जोन की नंबरिंग करेंगे। ये लेवल टेस्टेड है या फ्रेश है? टेस्टेड है तो वन टाइम टेस्टेड है, इसे कितने नंबर देंगे हम? 1.5। 1.5 प्लस कितनी बेस कैंडल है इसमें? दूसरा सेकंड है स्ट्रेंथ, सॉरी स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ सिर्फ एक लेग आउट कैंडल है सिंगल, तो कितने नंबर देंगे इसे? 1। और यहां पे बेस कैंडल है 6, तो देखिए 4 to 6 हम कितने नंबर देते हैं? 1। अब ये जोन की स्ट्रेंथ क्या रही आप देखिए, 3.5। बहुत पुअर जोन, 3.5। दूसरा जोन देखते हैं, ये इसकी नंबरिंग करते हैं। इसमें हम लोग बात करते हैं पहले स्ट्रेंथ की, सॉरी फ्रेशनेस की। ये फ्रेश है, फ्रेश है, फ्रेशनेस के 3 नंबर्स। अब बात करते हैं स्ट्रेंथ की। स्ट्रेंथ में सिर्फ एक लेग आउट कैंडल है, एक लेग आउट कैंडल है तो ओनली 1 नंबर। और फिर बात करते हैं टाइम एट द बेस की, 2। क्योंकि 2 बेस कैंडल, ऐसा नहीं कि 2 बेस कैंडल है तो 2 नंबर, एक बेस कैंडल तो 1 नंबर, 3 बेस कैंडल 3 नहीं, 1 से लेकर 3 तक यदि कोई कैंडल 1 2 3, 3 बेस कैंडल है तो उसको 2, 4 to 6 को 1 और 6 से ज्यादा 0। तो इसका क्या रहा स्कोर? 6। नहीं सर ये टेस्टेड नहीं है। कहां से टेस्टेड है ये बताइए आप। उसके बाद आते हैं हम थर्ड पे, इसकी नंबरिंग करेंगे। सबसे पहले करते हैं फ्रेशनेस की। फ्रेशनेस के कितने नंबर मिलेंगे इसे? सभी लोग आंसर करें। 3। उसके बाद स्ट्रेंथ के कितने नंबर मिलेंगे? देखिए सिर्फ एक लेग आउट कर्नल है, बट स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, तो इस केस में हम इसे 2 नंबर भी दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, इस वजह से। नहीं तो जनरली सिर्फ एक लेग आउट कर्नल होती है तो हम उसे एक ही देते हैं, और एक लेग आउट कर्नल सिंपल होती है, गैप के साथ नहीं होती। तो ओके, 2 हो गया। उसके बाद बात करते हैं टाइम एट द बेस की। टाइम एट द बेस कितना है? सिर्फ एक ही बेस कैंडल है, तो हम लोग यहाँ पे इसको कितने नंबर? 2। यहाँ पे हो गया इसका स्कोर 7। अब हम बात करते हैं फोर्थ की। फ्रेशनेस के कितने नंबर? 3। स्ट्रेंथ के कितने नंबर? 1। 1। इसकी स्ट्रेंथ और इसकी स्ट्रेंथ में डिफरेंस है। देखिए लेगिन से अच्छी है, नो डाउट, लेगिन से अच्छी है, बट इसमें और इसमें जो आसपास की कैंडल्स भी देखनी होती है ना, कि हम कंपेयर कर रहे हैं। और यदि सिंगल ये भी होता ना तो भी एक ही देते, तो इसे देंगे 1। और हम बात करें टाइम एट द बेस की, तो इसे देंगे 2। तो ये कितना हो गया? 6।
6 नंबर ये हमारे हो गए। अब आप लोग मुझे बताइए इनमें से सबसे बेस्ट जोन कौन सा है? 7, थर्ड वाला। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा इसमें स्कोर है, फुल में से फुल स्कोर है। दूसरा, ये हायर टाइम फ्रेम से भी कोइंसाइड कर रहा है। दूसरा, ये हायर टाइम फ्रेम से भी कोइंसाइड कर रहा है। अब सपोज कीजिए कि यहाँ पे ये भी 7 स्कोर का होता और ये भी 7 स्कोर का होता। इसकी मैं बात करूं, ये भी 7 स्कोर का होता, ये सपोज कीजिए आप। तो हम किसे प्रायोरिटी देंगे? डिमांड जोन थर्ड को, डिमांड जोन फोर्थ को। ये सपोज कीजिए दोनों 7-7 के हैं, स्ट्रेंथ दोनों की अच्छी है। थर्ड को। क्यों? क्योंकि प्राइस अब ऊपर से नीचे आएगी, जब ऊपर ही उसे जाने का अपॉर्चुनिटी मिल रही कि यहीं पे अच्छे बेस, अच्छा बेस एरिया है, यहीं पे अच्छे पेंडिंग ऑर्डर, तो यहीं से रिवर्स हो जाएगी। हो सकता है हमारी एंट्री यहाँ पे मिस हो जाए। और वहीं पे यदि ऐसा है कि ये वाली जो डिमांड जोन है इसका 7 स्कोर है, और हमारे पास ये सिर्फ दो की बात कर रहे हैं, डिमांड जोन सेकंड और डिमांड जोन थर्ड की, ये इन दोनों का 7 स्कोर एंड 7 है, तो फिर हमारी प्रायोरिटी क्या रहेगी? डिमांड जोन सेकंड और थर्ड। इरशाद, हमारी प्रायोरिटी थर्ड रहेगी। क्यों? क्योंकि ये हायर टाइम फ्रेम से कोइंसाइड कर रहा है। क्योंकि हायर टाइम फ्रेम से कोइंसाइड कर रहा है। हाँ, जो यहाँ से रिएक्ट होकर चली जाए चली जाए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये हमारी प्रायोरिटी रहेगी। कुछ जोन ऐसे होते हैं, कुछ एंट्री ऐसी होती है जिसका हमें पहले से ही पता होता है स्टॉप लॉस होगा या टारगेट होगा। बहुत दूर हो तो भी हमें तो क्या है कि प्रायोरिटी रहनी है कि जो हमारे लोकेशन के अंदर आ रहा हो। कोइंसाइडिंग मिस वेंकटेश की जो हमने लोकेशन मार्क करी है ना, ये जो डार्क लाइन है, इन जो भी लोकेशन हो उसके अंदर, उसके अंदर कोई भी आ रहा हो, उसके अंदर भी आ रहा हो। रोहन, ये हमारे हायर टाइम फ्रेम की लोकेशन है वीकली की, देख रहे हैं आप? ये W लिखा हुआ है यहाँ पे, नीचे भी W लिखा हुआ है, और ये मैंने हाईलाइट कर रखी है। अब ये हमारा लोकेशन है, ये हमारा लोकेशन है। अब इस लोकेशन के अंदर ही यदि हमारा एग्जीक्यूशन है ना, लोकेशन के अंदर ही हमारा एग्जीक्यूशन है, कहीं भी हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, कहीं भी हो, तो वो होता है कोइंसाइड लेवल। कोइंसाइड का हम लोग ऐसे नंबरिंग नहीं, हमारी प्रायोरिटी ही वो रहेगी योगेश। हाँ, हो सकता है आदित्य, डिजिटल दोनों की कॉमन हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कोइंसाइड करेगा तब भी। अब यदि प्राइस ऊपर से आए और इस हायर टाइम फ्रेम से ही टकरा कर चली जाए, तो ऐसा नहीं कि हमें प्राइस को पीछे से मतलब बाय करना है, ऊपर जा रहा है तो हम बाय कर ले क्योंकि हायर टाइम फ्रेम में चली गई, नहीं। हमें जो हमारा ट्रेड सेटअप है ना, उसी पर ध्यान देना है। जो हमने एंट्री स्टॉप लॉस के लिए मार्क किया है उसी पर हमें, उसी पे हमें ध्यान देना है। इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम नितिन किसके लिए होता है, आप लोग मुझे बताइए। नितिन बताएंगे सिर्फ, इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम किसके लिए होता है? बताइए नितिन।
तो आज आपको बहुत ज्यादा समझ में नहीं आएगा नितिन, आपको कल की रिकॉर्डिंग देखनी है, उसके बाद ही आज का समझ में आ पाएगा। हर एक जो सेशन है वो एक चैन है, आप जब तक कल का क्लियर नहीं तो आज कुछ समझ में नहीं आया, आज का क्लियर नहीं तो कल का कुछ समझ में नहीं आएगा। ओके, इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम ट्रेंड के लिए होता है, ट्रेंड के लिए, ट्रेंड के साथ ही हम जाते हैं। रिकॉर्डिंग देखिएगा और उसके बाद फिर कल, पहले कल वाली रिकॉर्डिंग फिर आज वाली रिकॉर्डिंग। और एग्जांपल हम लोग लेते हैं, ट्रेंड इज योर फ्रेंड, हीरो मोटोकॉर्प। करंट मार्केट प्राइस पे हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करी, लोकेशन मार्क कर रहा हूं मैं वीकली पे, मतलब WIT ट्रेड है। हायर टाइम फ्रेम में जोन चाहिए ही चाहिए, नहीं तो नेक्स्ट स्टेप होगा ही नहीं हमारा कुछ भी। यदि हमें यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा होगा तो छोड़ देंगे, हम कुछ भी नहीं करेंगे। हायर टाइम फ्रेम तो चाहिए हमें। तीनों कंपोनेंट, लोकेशन, ट्रेंड और एग्जीक्यूशन, तीनों होने चाहिए, उसके साथ ही हम ट्रेड करेंगे। रैली बेस रैली, ये मैंने डिमांड जोन मार्क कर लिया। उसके बाद जो मेरा सप्लाई जोन है वो ये रहा, ये मेरा सप्लाई जोन है। ये जो मैंने इसको लाइन का कलर चेंज कर रहा हूं वो ग्रीन है, ये डिमांड जोन का है। आप देखना अपॉर्चुनिटी मिले, वहां पे कोई जोन है उसमें तो लेना बिल्कुल। रैली बेस रैली और सॉरी रैली बेस ड्रॉप और ड्रॉप रैली बेस रैली, ये मैंने दो डिमांड जोन सप्लाई जोन यूज कर लिए। अब मेरा क्या काम है, मुझे इसे रिट्रेसमेंट लाइन के थ्रू डिवाइड करना है दो पार्ट में। तो प्राइस कहाँ पे है, लो ऑन द कर्व। प्राइस कहाँ है, लो ऑन द कर्व। अब ऐसा है कि कभी प्राइस इतना ऊपर है, 33 पॉइंट जो है ना, ये इससे जरा सा ऊपर है, यहाँ पर है। तो हम ऐसा नहीं, उसको ट्रेंड तो हमें चेक करना ही है, हम उसे इक्विलिब्रियम में ही लेंगे, या फिर थोड़ा सा इसके ऊपर है या नीचे है, तो हमें वैसा थोड़े थोड़े से ऐसा कुछ भी नहीं है, 2-5 पॉइंट से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ट्रेंड का हमें ध्यान रखना है। प्राइस है लो ऑन द कर्व, जब प्राइस लो ऑन द कर्व होगी तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, ट्रेंड देखना है हमें, और देखना है तो कौन से टाइम फ्रेम पे देखना है, डेली पे। डेली पे ट्रेंड क्या है, अप। इसके बाद मुझे एग्जीक्यूशन क्या लेना है, लेना है तो कौन से डिमांड, कौन से टाइम फ्रेम पे लेना है, बाय या सेल, बाय। तो मैं 75 मिनट पे आता हूँ। ये एक डिमांड जो है 2 या 3 बार टेस्टेड है, इसको इग्नोर ही करेंगे। नीचे आते हैं, ये एक हमारे पास डिमांड जोन है, रैली बेस रैली। इसके बाद एक ये डिमांड जोन है, रैली बेस और एक रैली। बट इसे देखिए, यदि ये कैंडल ऐसी है, इतनी बड़ी विक है ना, इतनी बड़ी विक और सिर्फ इतनी छोटी सी बॉडी, तो उसे हम गैप अप नहीं मानेंगे कि हाँ गैप अप होने के बाद कुछ एक्साइटिंग कैंडल है। थोड़ी अच्छी और यहाँ पे बॉडी होनी चाहिए थी इसकी, 40% तक तो होनी चाहिए थी, तो इस जोन को हम इग्नोर करेंगे। ओके, उसके बाद हम नीचे आते हैं ये जोन, इसे हम रैली बेस रैली बोले हैं, तो ऐसे मार्क कर सकते हैं। ये रैली बेस रैली। अब आप लोग मुझे बताइए इसकी नंबरिंग क्या होगी। डिमांड जोन फर्स्ट में
डिमांड जोन फर्स्ट में एरिया फ्रेश है तो हमारा 3 नंबर हमने दे दिए। दूसरा स्टेप है हमारा स्ट्रेंथ ऑफ द जोन का, हमारे पास 2 एक्साइटिंग कैंडल है तो हमारे पास 2 नंबर हो गए इसके। और हमारे पास इसमें बेस कैंडल ज्यादा है, 6 से ज्यादा है तो 0 हो गया। तो ये हमारा रहेगा 5 नंबर। उसके बाद हम बात करें इस एरिया की, ये लेवल फ्रेश है 3 नंबर। उसके बाद स्ट्रेंथ गैप के साथ है, ये देखिए गैप के साथ है और एक लेगा एक्साइटिंग कैंडल है तो ये हो गया हमारा 2 नंबर। और इसमें बेस एरिया जो है वो ज्यादा है, 6 है, 6 है, 6 नहीं सॉरी 7 है तो इसे 0। ये भी हमारा 5। इसके अकॉर्डिंग हमें कोई भी नहीं लेना चाहिए क्योंकि 7 स्कोर है ही नहीं। अब यदि 5 स्कोर है, 7 है, 5 से नीचे तो एक्चुअली लेना ही नहीं है, तो भी हम एंट्री ले सकते हैं यदि हम थोड़े कॉन्फिडेंट हैं अपने लोकेशन पे, ट्रेंड पे और इन सब चीजों पे। अब उसमें एंट्री लेने का क्या तरीका रहेगा, एंट्री लेने का क्या तरीका रहेगा वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। और इनमें भी एंट्री लेने का क्या तरीका रहेगा वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसकी बात करें भाविका कि हमने इग्नोर कर दिया था। इसमें देखिए फ्रेश जोन है 3 नंबर, लेग आउट कैंडल सिर्फ एक ही मैंने ली है तो 1 नंबर, और बेस एरिया कितना है 3, तो ये 6 हो जाएगी इसकी काउंटिंग, टोटल 6। ये हमें सिर्फ एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम पे देखना है, लोकेशन पे लोकेशन देखेंगे, इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम पे ट्रेंड देखेंगे और लोअर टाइम फ्रेम पे एग्जीक्यूशन देखेंगे। ये जोन टेस्टेड है मल्टीपल टाइम तो इसे मैंने इग्नोर किया, प्राइस इसमें आई और आकर ऊपर भी गई है। ओके, आप लोगों को इस पे प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, जोन फाइंड आउट करना आपको पूरा प्रॉपर एक वे आ गया है। इन दोनों के कंपैरिजन में अच्छा कह सकते हैं इसे। इसे अब हम बात करते हैं कि जो लोकेशन के लिए, कि लोकेशन का क्या इंपॉर्टेंस है, लोकेशन को हम इतना इंपॉर्टेंस क्या दे, क्यों दे रहे हैं। उसके लिए मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं। बिल्कुल हो सकता है केदार, बट क्या है इसमें देखिए, ये हायर टाइम फ्रेम ना, वीकली, ये अच्छा है, ये अच्छा है। अब इस केस में मैं आपको बताऊं, ऐसा यदि कुछ केस है तो हमें दूसरे टाइम फ्रेम पे भी, यदि हमें अपने लोकेशन पे कॉन्फिडेंस है ना, तो जो बाकी के टाइम फ्रेम हमने लिए ना, जैसा मैंने आपको बताया था कि आप रिफाइन कर सकते हैं यदि आपको कोई अच्छा जो नहीं मिला तो 125 मिनट 240 या 60 पर भी रिफाइन कर सकते हैं। अब 125 मिनट पे देखिए हमें कितने जोन मिल गए और अच्छे अच्छे मिल गए, सिर्फ 3 बेस कैंडल, मतलब ये हमारा पूरा फुल नंबर है। 2 लेग आउट कैंडल, मतलब ये भी हमारा फुल नंबर है, ये भी हमारा फुल नंबर है। और फ्रेश है ये, इसमें भी फुल है, तो 7 में से 7 नंबर है इसके। ये देखें ड्रॉप बेस रैली गैप के साथ है, एक एक्साइटिंग कैंडल है, इसमें लेग आउट कैंडल का फुल है, बेस एरिया कम है उसका भी फुल है, फ्रेश जोन है उसका भी फुल है। ठीक, और यहाँ पे कोई जोन नहीं है इसको। ये एक है हमारे पास ड्रॉप बेस रैली, ये इसकी मार्किंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बाकी ये पास ही है। ये तीनों कैंडल 7 7 के हैं।
अब जब लोकेशन वाला हो जाएगा ना तो मैं आपको इसका समझाऊंगा। एक बार मैं लोकेशन का इंपॉर्टेंस बता देता हूं आप लोगों को। आप सब लोगों ने में से कितनों ने महाभारत देखी है? और नहीं देखी तो भी उसके जो भी कैरेक्टर हैं, मेन मेन कैरेक्टर, उनके बारे में जनरली सबको आइडिया होगा। इस एग्जाम्पल को कोई भी अदरवाइज नहीं ले। ओके, तो देखिए, सबसे जो इम्पोर्टेंट रोल था हमारे जोन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, श्रवण, हमारे जोन को स्ट्रॉन्ग की, कौन सा जोन स्ट्रॉन्ग है? जब हमारे पास मल्टीपल जोन होते हैं तो हमें कौन सा जोन लेना चाहिए? यही तो कल कंसर्न था सब लोगों का। इस वजह से हमने इसको नंबरिंग दी है। सबसे जो इम्पोर्टेंट था वो था श्री कृष्णा। ये कैरेक्टर सबसे इम्पोर्टेंट, श्री कृष्णा। श्री कृष्णा किसके साथ थे? अर्जुन के साथ। इसे मैं ले लेता हूं, ये अर्जुन है। अर्जुन। और दूसरी तरफ जो थे, उनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन थे? पितामह भीष्म। और उसके बाद वो किसके साथ थे? दुर्योधन के साथ। अब देखिए, ये जो श्री कृष्णा है, उनको मैं डिमांड जोन का लोकेशन बताता हूं आपको कि ये डिमांड जोन का लोकेशन है। श्री कृष्णा है, वो अज्यूम करते हैं हम लोग कि ये डिमांड जोन के लोकेशन है। डिमांड जोन के लोकेशन है श्री कृष्णा। और जो डिमांड जोन का एग्जीक्यूशन है वो है अर्जुन। ये डिमांड जोन के एग्जीक्यूशन है। और सप्लाई जोन के लोकेशन है पितामह भीष्म। सप्लाई जोन लोकेशन। और दुर्योधन जो है वो है सप्लाई जोन के एग्जीक्यूशन। ये 4 कैरेक्टर हैं हमारे पास। ये 4 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं जिनमें श्री कृष्णा को मैंने डिमांड जोन का लोकेशन मींस हायर टाइम फ्रेम, अर्जुन को मैंने डिमांड जोन का एग्जीक्यूशन एग्जीक्यूशन मतलब लोअर टाइम फ्रेम, और पितामह भीष्म को मैंने सप्लाई जोन का लोकेशन मतलब हायर टाइम फ्रेम, और दुर्योधन को मैंने डिमांड जोन का एग्जीक्यूशन।
मतलब लोअर टाइम फ्रेम सेल का। अब आप लोग मुझे बताइए कि यदि अर्जुन यहाँ पे अकेले लड़ रहे हैं, अर्जुन यहाँ पर अकेले हैं और सामने दुर्योधन और पितामह भीष्म में दोनों एक साथ लड़ रहे हैं, तो अर्जुन के जीतने के चांसेस हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि पितामह भीष्म का दुर्योधन को साथ है। अर्जुन यहाँ पे अकेले पड़ गए, श्री कृष्णा है ही नहीं यहाँ पे, ये समझिए आप। वहीं पे यदि सेम हम इधर की बात करें, यदि अर्जुन और श्री कृष्णा दोनों एक साथ लड़ रहे हैं, कोई बात नहीं, इसको आप सप्लाई जो नहीं समझे, मैं इसको एक बार, यदि अर्जुन और श्री कृष्णा दोनों एक साथ लड़ रहे हैं, मतलब अर्जुन के साथ श्री कृष्णा का सपोर्ट है और उधर से दुर्योधन अकेले हैं, उनके साथ भीष्म पितामह नहीं है, तो क्या दुर्योधन जीत सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि श्री कृष्णा और अर्जुन एक साथ लड़ रहे हैं, श्री कृष्णा और अर्जुन एक साथ हैं। अब ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि जब एक अकेला कोई भी पर्सन, मतलब अर्जुन अकेले हैं और उधर दोनों हैं भीष्म पितामह और दुर्योधन, सबसे मजबूत कैंडिडेट, तो अर्जुन जीत जाए। और सेम अपोजिशन के लिए कि पितामह भीष्म और दुर्योधन एक साथ लड़ रहे हैं और अर्जुन सिर्फ अकेले हैं, तो उसमें अर्जुन जीत जाए। इन दोनों को आपस में जीतने के लिए, इन दोनों को आपस में जीतने के लिए अपने अपने एक बड़े प्लेयर का, मतलब अर्जुन को जीतने के लिए श्री कृष्णा का और पितामह भीष्म को, सॉरी, दुर्योधन को जीतने के लिए पितामह भीष्म का साथ बहुत जरूरी है, तभी वो जीत पाएंगे, नहीं तो नहीं जीत पाएंगे। अब सपोज कीजिए कि दोनों ही एक साथ हैं, अर्जुन के साथ श्री कृष्णा लड़ रहे हैं और दुर्योधन के साथ भीष्म लड़ रहे हैं, पितामह भीष्म भी दुर्योधन के साथ है और अर्जुन के साथ श्री कृष्णा है, तो फिर हार और जीत कैसे होगी? उसमें देखा जाएगा कि जो एरो है, तीर है, वो किसके ज्यादा निशाने पे लग रहे हैं, किसके निशाने पर सबसे ज्यादा लग रहे हैं, कौन टारगेट हिट कर रहा है। वो कौन बताएगा हमें हमारे डिमांड सप्लाई में? एग्जैक्टली आकाश, ट्रेंड बताएगा वो चीज बताएगी, ट्रेंड, ट्रेंड जिसके फेवर में होगा वो विन कर जाएगा, वो जीत जाएगा। अर्जुन को यदि जीतना है तो श्री कृष्णा का साथ जरूरी है, और यदि दुर्योधन को जीतना है तो पितामह भीष्म का साथ जरूरी है, और दोनों के साथ अब उनके बड़े प्लेयर आ गए, तो फिर हमें ट्रेंड बहुत जरूरी है, हमें डायरेक्शन का पता होना जरूरी है कि किसके तीर ज्यादा निशाने पे लग रहे हैं, कौन ज्यादा से ज्यादा टारगेट दे रहा है, वो हमें बताएगा ट्रेंड। तो अकेले अर्जुन का लड़ना भी उसके लिए डेंजरस है और अकेले दुर्योधन का लड़ना भी उसके लिए डेंजरस है। यही रोल होता है लोकेशन का। यही रोल होता है हमेशा लोकेशन का। अर्जुन को यदि जीतना है तो श्री कृष्णा के साथ होना पड़ेगा, लोकेशन जरूरी है। और दुर्योधन को जीतना है तो पितामह भीष्म को साथ होना पड़ेगा, तभी होगा।
अर्जुन का अकेले का लड़ने का मतलब कि हमारे पास हायर टाइम फ्रेम का डिमांड जोन नहीं है, और उधर ऊपर की तरफ हायर टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन और लोअर टाइम फ्रेम का एग्जीक्यूशन दोनों है, तो सप्लाई जोन दोनों है। तो सिर्फ हम एक लोअर टाइम फ्रेम वाले डिमांड जोन को ट्रेड नहीं कर सकते। जैसा मैंने आपको बताया था, यदि प्राइस मंथली के सप्लाई जोन से लौट रही थी बीओबी में, उसके बाद उसमें जो डेली सॉरी मंथली के डिमांड जोन से लौट रही थी, और उसके बाद उसमें जो डेली का सप्लाई जोन था वो नहीं चला। क्यों? क्योंकि उधर अर्जुन और श्री कृष्णा दोनों एक साथ थे, और ऊपर दुर्योधन सिर्फ अकेले थे। सेम अपोजिट है पितामह भीष्म दुर्योधन और अर्जुन का। ये इस वजह से लोकेशन का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है। यदि दोनों साथ हैं लोकेशन और एग्जीक्यूशन, तो वो जीत जाएंगे, और दोनों दूर हैं तो उनके लिए ट्रबल होगी। और एक और एग्जांपल मैं ऐसे ही बताता हूं आपको। ये जो मैंने नीचे डार्क में मार्क किया है, ये मेरा हायर टाइम फ्रेम का डिमांड जोन है, लोकेशन है, मतलब ये सभी श्री कृष्णा हैं। और हम अलग अलग तरह से बात करें अर्जुन के लिए, तो ये देखिए, जो ये है नीचे वाले लोकेशन समझिए, से श्री कृष्णा समझिए, श्री कृष्णा है, और ये ऊपर वाले ब्लॉक्स हैं वो है अर्जुन। अब यदि अब यदि आप ये समझिए, अर्जुन और श्री कृष्णा बहुत दूरी पर हैं, अर्जुन और श्री कृष्णा बहुत दूरी पर हैं, और यहां से दुर्योधन आ रहे हैं ऊपर से। यहां से दुर्योधन आ रहे हैं ऊपर से, और उनके साथ पितामह भीष्म का भी सपोर्ट है। तो क्या ये टिक पाएंगे अकेले अर्जुन? नहीं, क्योंकि उनके साथ पितामह भीष्म भी है और दुर्योधन, दो लोग हैं, ये अकेले हैं। और वहीं पे सपोज कीजिए कि सिर्फ और सिर्फ दुर्योधन है वहां पे, सिर्फ और सिर्फ दुर्योधन, पितामह भीष्म नहीं है। और इधर ये एक सिर्फ श्री कृष्ण सॉरी अर्जुन है, श्री कृष्णा भी हैं बट वो दूर हैं, तो भी अर्जुन के जीतने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं सपोर्ट तो है। बट यहाँ पे यदि श्री कृष्णा नहीं होते और दुर्योधन और अर्जुन अकेले होते, दुर्योधन अकेले होते और श्री कृष्ण अर्जुन अकेले होते, तो फिर वही गेम होता ट्रेंड वाला, कि तीर किसके निशाने पे लग रहा है, अकेले अकेले हैं। दूसरी सिचुएशन की बात करूं मैं इसकी, यदि श्री कृष्णा यहाँ पर है और अर्जुन यहाँ पर है, और ऊपर से वही सेम चीज कि दुर्योधन आ रहा है यहाँ से ऊपर से, इसके मुकाबले यहाँ पे श्री कृष्णा का सपोर्ट है अर्जुन के साथ, अर्जुन के साथ श्री कृष्णा का सपोर्ट है, कहीं ना कहीं दूरी कम हो गई, यदि जरूरत पड़ी तो ये साथ दे सकते हैं। ऊपर सिर्फ अकेले दुर्योधन है,
और यहाँ श्री कृष्णा और अर्जुन दोनों हो गए, थोड़ी दूरी पर हैं, बट फिर भी श्री कृष्णा के साथ जो अर्जुन है उनको जीतने का चांसेस रहेगा। क्यों? कहीं ना कहीं साथ तो है ना, ऊपर तो दुर्योधन अकेला ही है, वो अकेले हैं दुर्योधन। और वहीं पे यदि सपोज कीजिए ये पितामह भीष्म और ये दुर्योधन दोनों एक साथ आ रहे हैं, इनकी दूरी देखिए कितना, ये कितना पास पास है, एकदम साथ साथ चल रहा है। और यहाँ पे अर्जुन और श्री कृष्णा की ज्यादा दूरी है, तो फिर अर्जुन के जीतने के कम चांस हो जाएंगे। अब हम बात करें तीसरे की, थर्ड की। यदि ये श्री कृष्णा है और ये अर्जुन है, ये श्री कृष्णा है और ये अर्जुन है, एकदम से बिल्कुल पास हैं, मतलब समझिए कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है लगभग। अब जब ऊपर से सिर्फ अकेले दुर्योधन आएंगे ना, तो उनके हारने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, अकेले दुर्योधन। और पितामह भीष्म यहाँ पर हैं, सपोज कीजिए दुर्योधन यहाँ पे हैं इतना दूर, तो किसके ज्यादा चांसेस रहेंगे? अर्जुन के, क्योंकि श्री कृष्णा का साथ है उनको। बिग प्लेयर जिसके साथ है ना, जिसका सबसे ज्यादा बड़ा रोल है, जो डायरेक्शन देता है, जिसपे सब भरोसा करते हैं, वो जितना ज्यादा पास रहेगा ना लड़ने वाले के साथ, हमारे पास लड़ने वाला कौन है? एग्जीक्यूशन। और बिग प्लेयर कौन है? लोकेशन। तो वो जो होगा हमेशा उसके जीतने के चांसेस ज्यादा होंगे। अब हम बात करते हैं इस सीन की, यहां पे ये देखिए, यहाँ पे श्री कृष्णा और अर्जुन दोनों एक साथ हैं, मतलब यहां से तीर आया ना, तो श्री कृष्णा को भी पहले लगेगा, अर्जुन को बाद में लगेगा। और यदि ये वाला सीन है ऊपर वाला, ये, तो श्री कृष्णा के साथ बिल्कुल, अर्जुन के साथ बिल्कुल श्री कृष्णा पीछे ही हैं सपोर्ट करने के लिए। और ऊपर दुर्योधन है, कोई फर्क नहीं पड़ता है कितना ही अग्रेसिव हो, ये हमेशा सपोर्ट रहेगा। और इस ये वाला जोन है, ये दोनों तरह के जोन, मतलब कोइंसाइड ऐसे भी हो सकता है, ऐसे नहीं बिल्कुल बीचों बीच हो, बिल्कुल बीचों बीच होना कोइंसाइड नहीं कि सिर्फ वही एक डेफिनेशन है, या बिल्कुल ही अंदर हो। ऐसा हो सकता है कि प्रॉक्सिमल लाइन यहाँ है और डिस्टल लाइन यहाँ पे है, हो सकता है। जोन के जोन जो जोन का जो पार्ट है वो थोड़ा अंदर होना चाहिए लोकेशन के, एक्चुएशन डायग्राम का। उसमें क्या रहेगा? श्री कृष्णा का हमेशा सपोर्ट रहेगा। इस वजह से कोइंसाइड लेवल हमारी प्रायोरिटी रहती है हमेशा। और इसकी बात करूं, इसकी, अब सपोज कीजिए कि ये जोन है, मैंने यहाँ पे एंट्री लेनी है और स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा। यदि इन दोनों की दूरी, ध्यान से देखिए इसे, ये श्री कृष्णा है नीचे और ये अर्जुन है, उनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो ये जो है एंट्री मेरी यहाँ रहेगी और स्टॉप लॉस मेरा यहाँ रहेगा। बट जब ज्यादा डिफरेंस नहीं है ना, तो मैं सपोर्ट के लिए, श्री कृष्णा के सपोर्ट के लिए अपना स्टॉप लॉस यहाँ रख सकता हूँ, मतलब लोकेशन के नीचे, लोकेशन की प्रॉक्सिमल लाइन के नीचे। यदि श्री कृष्णा और अर्जुन में ज्यादा दूरी नहीं है, तो मेरी जो डिजिटल लाइन रहेगी ना, वो लोकेशन के अंदर, यानी प्रॉक्सिमल लाइन के नीचे, लोकेशन की प्रॉक्सिमल लाइन के नीचे रख सकता हूं मैं उसे।
जिससे क्या होगा, यदि दुर्योधन ज्यादा अग्रेसिव हुए तो हो सकता है कि मुझे श्री कृष्णा का सपोर्ट लेना पड़े और फिर प्राइस यहां से रिएक्ट कर जाए। एक तरह से समझ लीजिए अर्जुन सीधा भाग के श्री कृष्णा के पास आ गए। समझ में आया लोकेशन का इंपॉर्टेंस क्या है? जितना ज्यादा पास हुआ उतना बढ़िया। फोर्थ वन में एक बार रिपीट करता हूं, देखिए कि यदि ये मेरा जो एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम है, ये यहां पर और लोकेशन में थोड़ा ज्यादा गैप नहीं है। इसके आगे वाला कौन सा? यही तो था लास्ट। अच्छा, ये वाला। ओके, मतलब देखिए यहाँ पे लेवल कोइंसाइड कर रहा है, हायर टाइम फ्रेम के अंदर लोअर टाइम फ्रेम की पिक्चर है। मतलब जो हमारा लोकेशन है श्री कृष्णा है, उनके पास है बिल्कुल अर्जुन। तो ऊपर से जब कोई भी तीर आएगा दुर्योधन का, तो पहले श्री कृष्णा को लगेगा, उसके बाद अर्जुन को जाएगा, अर्जुन के पास जाएगा। तो अर्जुन सेफ है, अर्जुन सेफ है। क्यों? उनको श्री कृष्णा का सपोर्ट है पूरी तरह से, एकदम दोनों पास ही खड़े हैं। इवन श्री कृष्णा आगे हैं और अर्जुन पीछे है। जब ऐसी सिचुएशन हो तो बहुत ज्यादा जीतने के चांसेस हो गए ना। वीकली डिमांड जोन में 75 मिनट या 125 मिनट। फाइव वीकली हमारा लोकेशन है तो उसके लिए एग्जीक्यूशन रहेगा 125 मिनट, 75 मिनट। यस विवेक। एक मिनट रुकिए आप लोग। इन तीनों में इन तीनों में सबका और स्कोर सेम है। इसका भी 7 है, इसका भी 7 है और इसका भी 7 है। ये जो 7 है ऊपर वाला डिमांड फर्स्ट, ये जो डिमांड जोन फर्स्ट है, वो डिमांड जोन फर्स्ट अभी लोकेशन से दूर है। मतलब अर्जुन बहुत दूर है श्री कृष्णा से, भले ही कितने पावरफुल है। बट यदि प्राइस ज्यादा सेलिंग प्रेशर के साथ आ रही है, बहुत ज्यादा सेलिंग प्रेशर, बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स बन रही हैं, तो ये टूटने के चांसेस रहेंगे। वहीं पे ट्रेंड हमारे फेवर में कर रहा है और ये किसी हायर टाइम फ्रेम से नहीं चल रहा ना, तो ये जोन भी चल सकता है। जैसे ये चला रैली बेस रैली, देखिए प्राइस इसमें आई, आने के बाद देखिए इसने इतना अप मूव दिखाया। वहीं पे हम डिमांड ऑन सेकंड की बात करें, अब डिमांड ऑन सेकंड में 7 स्कोर है। एंट्री मेरी प्रॉक्सिमल लाइन से ऊपर रहेगी और डिजिटल लाइन के नीचे मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। बट मैंने क्या बताया था आपको इसमें, कि यदि लोकेशन और एग्जीक्यूशन हमारे पास हैं, तो मैं अपने जो स्टॉप लॉस है मैं एग्जीक्यूशन के पास भी, लोकेशन के प्रॉक्सिमल लाइन के पास भी रख सकता हूँ उसे। सेम मैं इसमें करने वाला हूँ।
यहाँ पे मैंने रख लिया है लोकेशन की प्रॉक्सिमल लाइन के नीचे, जिससे मुझे इस हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट रहे, जिससे मुझे इस हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट रहे। और तीसरा है ये बिल्कुल कोइंसाइड कर रहा है, बिल्कुल बहुत ज्यादा बॉटम है एकदम, जहां से प्राइस ने, ये सपोज कीजिए हम वीकली मार्क कर रहे हैं ना, वीकली लोकेशन थी हमारी, तो ये पूरा मूव यहीं से शुरू हुआ है, आप देख रहे हैं ये पूरा मूव यहाँ से शुरू हुआ है, तो ये एकदम से एक्सट्रीम बॉटम हो गया। ये इससे भी पावरफुल है, ये वाला इससे भी पावरफुल है। अब देखिए जब प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ आएगी ना, ऊपर से नीचे की तरफ आएगी, तो उसे यहाँ पे समझिए दुर्योधन आ रहा है, तो श्री कृष्णा के साथ उसे पूरी तरह से फाइट करनी पड़ेगी उन्हें, तब तक अर्जुन तक पहुंचेंगे, तो उनकी एनर्जी पूरी वेस्ट हो चुकी होगी। और फिर अर्जुन यहाँ पे उन पे भारी पड़ जाएंगे, और यहाँ पे टकरा कर हमारी प्राइस जो है अप मूवमेंट अप मूव कर देगी ऊपर की तरफ। बट ये और इसमें कौन सा लें, डिमांड जोन सेकंड में और डिमांड जोन थर्ड में, क्योंकि कोइंसाइड तो ये भी कर रहा है और ये भी कर रहा है। डिमांड जोन सेकंड वाला भी हम ले सकते हैं, डिमांड जोन सेकंड भी हम ले सकते हैं। ये क्यों, क्योंकि लोकेशन के पास है, श्री कृष्णा के पास है अर्जुन। ये जो एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम पे हमने, एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम पे हमने डिमांड जोन मार्क किए हैं वो अर्जुन है, और जो ये ग्रीन लाइन है ये श्री कृष्णा है हायर टाइम फ्रेम की। अब प्राइस यदि बहुत ज्यादा सेलिंग प्रेशर के साथ नहीं आ रही है, मतलब वहां पे कोई बहुत बड़े लोकेशन से टकरा कर नहीं आ रही है, अपोजिंग सप्लाई जोन से नहीं आ रही है, या बहुत ज्यादा सेलिंग प्रेशर नहीं है, तो क्या होगा, मतलब ये जो जोन है ना ये भी चल जाएगा, तो हम लोग इसका वेट नहीं करेंगे, यहीं पे एंट्री ले लेंगे। बट यदि प्राइस किसी अपोजिंग सप्लाई जोन से टकरा कर आ रही है और बहुत ज्यादा सेलिंग प्रेशर के साथ आ रही है, तो हम इसे अवॉइड करेंगे, इसे लेंगे। आएगी उसका तो पता चल ही जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट कैंडल जो फॉर्म होंगी उसके अकॉर्डिंग, तो हम इसे ट्रेड करेंगे। ये है लोकेशन और एग्जीक्यूशन का कोइंसाइड लेवल, कैसे हमें इनको ट्रेड करना है, कैसे हमें इनकी स्कोरिंग करनी है। थर्ड जोन बेस्ट है, स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है, बट प्राइस यहां से भी रिएक्ट कर सकती है। यदि बहुत ज्यादा एक्सट्रीम सेलिंग प्रेशर आया ना, तो ये तो यहां तक आएगी, तो हमें ही लेना ही है। बट यदि प्राइस बहुत धीरे 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 आ रही है, तो हम इसे ट्रेड करेंगे। अलर्ट लगा कर रखेंगे, फिर हमें पता चल जाएगा दीपक को कैसे अलर्ट बजा है, तभी हमें पता लग जाएगा कि किस अकॉर्डिंग प्राइस आ रही है, क्योंकि तब चार्ट देखना होगा। यदि ज्यादा सेलिंग प्रेशर के साथ आ रही तो फर्स्ट वाली एंट्री को इग्नोर करेंगे, सेकंड वाली को लेंगे, और यदि स्लो स्लो आई है, ज्यादा कुछ ऐसा मार्केट में सेलिंग प्रेशर नहीं है, तो फिर हम लोग फर्स्ट वाले को ही ले लेंगे। ये एचडीएफसी का ड्रॉप बेस रैली का पैटर्न था, ड्रॉप बेस रैली। अलर्ट देखिए, यदि मुझे यहाँ पे 1886 यहाँ पे करंट मार्केट प्राइस चल रही है, ये देखिए ये ऐड टू प्राइस अलर्ट, इस पे क्लिक करूंगा। यदि मेरा इस पर रहता है, यहाँ पे ये दो टिक हैं, ऐड स्क्रिप्ट लिखा आ रहा है, यहाँ पे एचडीएफसी ऑटोमेटिकली आ रहा है, क्योंकि मैं एचडीएफसी के चार्ट पर हूँ, तो मेरा अपर साइड में ट्रेड लगेगा। अपर साइड में ट्रेड लगेगा, मतलब 1886 है, मतलब 1886 है,
तो मुझे ऊपर की तरफ अलर्ट लगाना है ना कि मुझे 1900 प्राइस चली जाए तो मेरे पास बीप बजे, तो मेरे पास यहाँ पे टिक रहेगा। और यदि लोअर पे लगानी है, करंट मार्केट प्राइस से लोअर, तो मेरे यहाँ पे टिक रहेगा 1800 लगाने दो। कुछ मैं मैसेज लिखना चाहूँ कि डिमांड जोन फर्स्ट, स्ट्रॉन्ग बाय, वो सब कुछ यहाँ लिख सकता हूँ और यहाँ पे मैं इसे ऐड कर सकता हूँ। अब यहाँ पे अपोजिंग सप्लाई कोई बहुत दूर दूर तक नहीं है, तो मैं इसे लोन द कर्व ले सकता हूँ। फिर मेरा नेक्स्ट स्टेप होगा कि ट्रेंड देखना। ट्रेंड मेरा अप है, ट्रेंड अप है, तो मेरा एग्जीक्यूशन कौन सा रहेगा, 15 मिनट। हमने ये मार्क किया था, ये अच्छा एग्जीक्यूशन था, प्राइस आई और रुकी भी। बट क्या हुआ, जिस टाइम पे यहाँ पे आया ना, मार्केट ने साथ नहीं दिया, निफ्टी ने, निफ्टी में अचानक से सेलिंग प्रेशर आ गया। निफ्टी में सेलिंग प्रेशर आया तो एचडीएफसी भी प्रेशर में आ गया, तो ये नीचे की तरफ आ गया। यदि वहीं पे निफ्टी हमें सपोर्ट करता है, निफ्टी वहां पे बने रहता, तो ये यहीं से रिवर्स हो जाता। बहुत छोटा टाइम फ्रेम है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। मैंने आपको बताया था जितना स्मॉलर टाइम फ्रेम होगा उतनी ही हमें चीज फेवर में चाहिए। इसके लिए हमें सेक्टर भी देखना होगा, बिल्कुल सेक्टर भी देखना होगा, निफ्टी बैंक निफ्टी भी देखना होगा क्या ट्रेड कर रहे हैं। ओवरऑल मार्केट की सिचुएशन जब हमें पता है ना, और उसका सेक्टर का पता है, तो ही हम डीआईटी और एचआईडी ट्रेड देखेंगे, मतलब स्मॉलर टाइम फ्रेम को ट्रेड करेंगे। टॉप डाउन अप्रोच भी करेंगे हम आगे चल के, टॉप डाउन अप्रोच भी करेंगे, उसके बाद ही हम लोग छोटे टाइम फ्रेम को ट्रेड करेंगे। बाकी सेक्टर तो सबके लिए उतनी ही इंपॉर्टेंस रखता है, हायर टाइम फ्रेम हो या लोअर टाइम फ्रेम हो। बट लोअर टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा रिस्की रहता है यदि सेक्टर बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर। एक बार यदि हमें सपोज कीजिए मंथली पे, वीकली पे या डेली पे कोई अच्छा एग्जीक्यूशन मिल रहा है ना, मतलब एमआईटी ट्रेड और डब्ल्यूआईटी ट्रेड हम लोग ले रहे हैं, अच्छा एग्जीक्यूशन है, बहुत बढ़िया, हमें कॉन्फिडेंस है, तो हम एक बार को सेक्टर है उसको इग्नोर कर सकते हैं। बट लोअर टाइम फ्रेम के लिए हमें सेक्टर और ये सब चीजें चाहिए। अभी नहीं नहीं आए हैं नवल हम उस पे, उसको मैं बताऊंगा। वो अलग टॉपिक है, उसके बारे में हम लोग क्लास लेंगे। अब इसमें मेरी एक्सपेक्टेशन थी यदि सेलिंग प्रेशर आएगा ना तो ये स्टॉक यहाँ से चलेगा, यहाँ से। ये कुछ डिफरेंट लग रहा होगा कि ऐसा तो हमें बताया नहीं था। बॉटम जरूर बताया था कि ये यदि स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल होती है उसके बाद ही ग्रीन कैंडल होती है। बट देखिए प्राइस यहाँ पर ओपन हुई, इसके बाद नीचे आने के बाद ऊपर गई है। ये एक मुझे एक सिंगल विक दिखाई दी है यहाँ पे। 10 मिनट पे गया ना, देखिए मेरे पास बॉटम मिल गया है। इस तरह से छोटे छोटे टाइम फ्रेम को रिफाइन करना आपको टाइम से आएगा। और जब आप 5 मिनट पे जाएंगे तो आपको देखिए रैली बेस रैली करके एक डिमांड जोन मिला है, एंट्री, स्टॉप लॉस एंड टारगेट। प्राइस आई, आने के बाद सिर्फ यहीं पे रह गई। निफ्टी में भी सेलिंग प्रेशर था और मार्केट भी क्लोज होने को आ गया था। यदि निफ्टी सपोर्ट करता, ओवरऑल पिक्चर मार्केट की अच्छी रहती, तो ये यहाँ से अच्छा पूरा टारगेट दे सकती थी। ये छोटे टाइम फ्रेम पे ऐसे स्कैन करना और इनको
कौन से टाइम फ्रेम से ऊपर जा सकती है, नीचे आ सकती है, ये सब कुछ होगा आपके। आप जितना चार्ट पे टाइम बताएंगे ना उससे, जितना चार्ट को टाइम देंगे उसके बाद होगा ये। न्यूज तो देखनी नहीं है विशाल। बिल्कुल जितेंद्र, कर सकता है। बिल्कुल। हम लोग जो धीरे धीरे पढ़ेंगे ना, और आप लोग इस पर यदि प्रैक्टिस करें 1 से 1.5 घंटा डेली, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप टीवी चैनल देखना बंद कर देंगे। सारे जो भी आपके पास मोबाइल में एप्लीकेशन है वो देखना बंद कर देंगे, उनको अनइंस्टॉल कर देंगे। और खुद से इतना अच्छा पैसा बनाने वाले हैं आप लोग, किसी के ऊपर डिपेंड रहना ही नहीं है। किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहने वाले हो, खुद से ही आप करेंगे। खुद से ही आप करेंगे और बहुत अच्छा पैसा बनाने वाले हैं। हम लोग रिस्क मैनेजमेंट जब पढ़ेंगे ना, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। उसमें आपको सब क्लियर हो जाएगा कि हम मैं वर्किंग हूं तो मैं कैसे ट्रेड करूंगा, मेरे कैपिटल कितना मुझे लगाऊं तो कितना मुझे रिटर्न मिल जाएगा। वो सब कुछ धीरे धीरे आपको क्लियर हो जाएगा। दीपक, जॉब में मन नहीं लग रहा है तो आप ट्रेडिंग पर ध्यान दीजिए, जल्दी आप फुल टाइम ट्रेडिंग में आ जाएंगे। बस जब तक क्लास चल रही है रिकॉर्डिंग देखो और 1 से 1.5 घंटा प्रैक्टिस करो। 2 महीने में जॉब छोड़ देंगे आप। वो हम सिखाएंगे इरशाद। बीओबी में संदीप, बीओबी हायर टाइम फ्रेम मंथली के डिमांड जोन से आ रहा था। तो उसमें जब भी स्टॉक कोई मंथली के डिमांड जोन से आ रहा है तो उसमें लोअर टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन जैसे डेली का है, वीकली का है, वो वर्क नहीं करेंगे। प्राइस को रोक के रख सकते हैं बट उनका ऐसा नहीं कि वो टारगेट अचीव करें। सेम यदि कोई हायर टाइम फ्रेम के मंथली के सप्लाई जोन से प्राइस आ रही है और वहां पे हम डेली का डिमांड जोन ट्रेड करें ना, तो वो पॉसिबल नहीं है कि चल जाए। अब देखिए, ये एमजीएल के लिए कोई बोल रहा था, एमजीएल वीकली के सप्लाई जोन डिमांड जोन में ट्रेड कर रहा है। वीकली के डिमांड जोन में, जो आपको अब इससे पहले जो हीरो मोटोकॉर्प का एग्जांपल था, जो इसमें जो सेलिंग प्रेशर की जो डेफिनेशन है ना, वो ये है। इतनी बड़ी रेड कैंडल फॉर्म होके आ रही है ना, तो यदि हमारे पास यहाँ जोन है या यहाँ जोन है तो उसमें प्रायोरिटी ये रहेगी ना कि ये है सेलिंग प्रेशर की डेफिनेशन। नहीं श्रवण, डेली पे ट्रेंड भी हमारे फेवर में है। यहाँ पे एग्जीक्यूशन कोई भी अच्छा नहीं है, ये ऑलरेडी वन टाइम टेस्टेड है। ऑलरेडी वन टाइम टेस्टेड जोन था। ड्रॉप बेसिकली यहाँ पे प्राइस आई और आने के बाद कितना अच्छी तरह से ऊपर चली गई, बहुत अच्छी तरह से। एक ही दिन में 4 to 5% ऊपर गई होगी ये। यहाँ तक कोई डिमांड नहीं है, उसके बाद मेरे पास आता है ये डिमांड जोन, रैली बेस रैली। रैली बेस रैली, यहाँ पर आकर प्राइस रुक गई।
यहां पर आकर प्राइस रुक गई। अब चांसेस हैं कल यदि मार्केट ठीक रहता है तो ये प्राइस, यदि जहां है वहां पे साइडवेज भी रहता है ना मार्केट, तो भी ये यहाँ से रिएक्ट कर जाएगा। हम इसे इसको भी कंसीडर कर लेंगे, जो नीचे ड्रॉप बेस रैली वाला है ना, इन दोनों को कंबाइन कर लेंगे। किस केस में कंबाइन करते हैं वो हम लोग लेवल ओवर द लेवल एक टॉपिक है उसमें डिस्कस करेंगे, बट हम लोग इन दोनों को कंबाइन कर सकते हैं कि ऐसे आसपास दो डिमांड जोन है तो उनको कैसे ट्रेड करना है, उनको कैसे कंबाइन करेंगे। ऊपर कोई अच्छा रोकने के लिए इसको जोन नहीं था, इस वजह से यहाँ तक आ गया और यहाँ पे आके रुका है। बट बहुत ज्यादा सेलिंग प्रेशर आ ही गया, निफ्टी भी मतलब और ज्यादा नीचे आ गई। तो फिर ये है देखिए, ये ड्रॉप बेसिकली जो कि रिवर्सल पैटर्न भी है, और इसने ये सप्लाई जोन को ब्रेक भी किया है। देखिए ये एक एरिया है ना, इसके ब्रेक करके इसको क्लोजिंग भी दी है। अब यदि मार्केट सपोर्ट करेगा ना विवेक, तो ये जोन कम चांस है इसको होने के। यदि मार्केट में सेलिंग प्रेशर आ गया और ऑलरेडी एमजीएल स्टॉक में पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में भी सेलिंग प्रेशर है, तो ये ब्रेक हो जाएगा, तो ये ब्रेक हो जाएगा। ओके, अभी जो पढ़ाया है उसमें किसी को कोई भी डाउट है, क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप लोग। मेरी तरफ से क्लियर है सब कुछ। कितने भी जोन मार्क करें संकेत, लोकेशन के लिए तो हमें नियरेस्ट फ्रेश डिमांड और सप्लाई जोन ही मार्क करना है, और एग्जीक्यूशन के लिए डिजिटल लाइन हमारा बॉर्डर है, वहां तक हमें जो भी बेस्ट जोन है वो मार्क करना है और स्कोरिंग करनी है, और स्कोरिंग के बाद उनको जो है ट्रेड करना है। कौन सा वाला जोन सर, पंकज? यस इरशाद, कोल इंडिया अच्छा लग रहा है। अभी समझ नहीं आएगा नीरव आपको, ये जोन कहाँ से टेस्टेड, अच्छा ये देखिए क्या है। अब आप लोग एक बार ध्यान दीजिए इस पे। यदि प्राइस इसमें आ गई, आने के बाद जब रिएक्ट ही नहीं करी है, यहीं पे है, रिएक्ट ही नहीं करी है, यहीं पे है, तो ये टेस्टेड नहीं होगा। यदि यहीं पे प्राइस ऐसे यहाँ पे रिएक्ट करके ऊपर की तरफ चली जाती, मतलब ये जोन प्लेड आउट हो चुका है, तो इसे हम टेस्टेड मानते। बट अभी तो प्राइस ने रिएक्शन दिया ही नहीं है ना, वहीं पे है प्राइस। ओके, इसे मैं वीकली का लोकेशन ले सकता हूं क्या? क्या वीक क्लोज हो चुका है? यदि आज हम थर्सडे के दिन बात कर रहे होते तो ये नहीं होता, बट अभी फ्राइडे हो चुका है, वीकली की कैंडल क्लोज हो चुकी है। यदि हायर टाइम फ्रेम से विवेक आ रहा है तो हम लोअर टाइम फ्रेम पे सिर्फ उसे बाय कैसे करेंगे? हायर टाइम फ्रेम से लौट कर आ रही है कोई भी प्राइस, तो लोअर टाइम फ्रेम पे तो बात कर ही नहीं सकते ना उसको बाय। हायर टाइम फ्रेम से आ रही तो पितामह के साथ दुर्योधन है, दोनों एक साथ हैं। करनी ही नहीं है ना, करनी ही नहीं है। और जब हायर टाइम फ्रेम से आ रही तो दोनों एक साथ हैं।
हाँ ये कर सकते हैं, ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप, ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप। ये रहेगी मार्किंग, ये गैप के साथ है और एक्साइटिंग भी है, तो इसे मैंने लेग आउट, और ये फिर दूसरी भी लेग आउट। इसे मैंने ये लेग इन ले लिया है। और यदि इसे भी आप बेस लें एज ए गार्बेज एरिया, तो फिर मेरी मार्किंग ये रहेगी, ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप। लेग आउट कंसीडर करनी है इनको, बेस कंसीडर करेंगे भी तो फिर उसके लिए लेग आउट नहीं ना, लेग आउट ही कंसीडर करनी है विवेक। अब 2 दिन का ऑफ है, 2 दिन आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, सबके पास टाइम भी है, सबके पास टाइम भी है। तो रिकॉर्डिंग देखिए, एक बार सबका रिवीजन कर लीजिए रिकॉर्डिंग देख के। संकेत ऑप्शंस बैन होते हैं जब भी 95% से ज्यादा उनमें पोजीशन बन जाती है ना, इस वजह से बैन हो जाते हैं। नोट्स बनाइए सबके। तो अभी आपको जो समझ में आए ना, वैसा कुछ भी नहीं है पीएनबी में जितेंद्र। ओके, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। और जिनको भी कुछ डाउट होता है, क्लास के शुरुआत में श्याम ने बताया था उनको डाउट है, वो मुझे एक बार चार्ट सेंड कर दीजिए, क्या डाउट है, क्या मार्किंग में प्रॉब्लम आ रही है। होमवर्क कुछ भी नहीं है, आपको उससे ज्यादा जोन मार्क करना है विद प्रॉपर एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट और स्कोर के साथ। खुद से ही आपको प्रैक्टिस करनी है। और ये जो भी आज पढ़ा है उसकी रिकॉर्डिंग देखिए आज ही, और कल फिर एक बार सभी, एक बार नोट्स लेकर अपने, और जिन भी नोट्स में कोई प्रॉब्लम है रिकॉर्डिंग देख ली, और उसके बाद उसको सॉल्व कर लिया, और उसके अकॉर्डिंग फिर ट्रेड देखनी है। कल आप रिकॉर्डिंग देखिए, परसों आप ट्रेड देखिए, ऐसा कर लीजिए। ये रैली बेस्ड ड्रॉप, इसको ऐसे ले सकते हैं, इसको मैं ऐसे विक टू विक मार्क कर लेता हूँ। क्या बताना है यूबीएल में आपको नीरव? कुछ अच्छा अभी इसमें जो आपको समझ में आया वैसा कुछ है नहीं। प्राइस कंटिन्यूअसली एक बार ऊपर की तरफ हायर हाइज बनाते जा रही है, ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। कहीं से भी नहीं लेनी है जब एंट्री है ही नहीं, तो जबरदस्ती क्यों लेनी है एंट्री? जैसे मैंने देखा था इरशाद आप ट्रेड कर रहे हैं, कीजिए। अभी तो खुद से जब ट्रेड करेंगे ना तो और कॉन्फिडेंस आएगा।
जब खुद के लेवल चलते हुए देखेंगे, हम लोग जो क्लास में डिस्कस कर रहे हैं वैसा ही आप लोग चार्ट पर देखेंगे, तो पक्का वो लेवल चलेंगे ही चलेंगे। एक डायरी में नोट डाउन कर लीजिए उनको, जो भी आपने देखा है उसमें से देखना कितने लेवल चल रहे हैं कितने नहीं चल रहे हैं। जो चल रहा है उस वो क्यों चल रहा है, और जो नहीं चल रहा है वो क्यों नहीं चल रहा है, वो सब कुछ भी आपको देखना है। और जब आपके लेवल चलने लगेंगे, एक्यूरेसी अच्छी आएगी, तो खुद ही और ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा आपको। दीपक, मंथली और वीकली उसमें देखना जरूरी है, आप यदि डीआईटी कर रहे हैं, बट अभी वो बताया नहीं है आपको। वो होगा जब हम टॉप डाउन अप्रोच करेंगे तब, कि हमें मंथली और वीकली की भी लोकेशन का पता होना चाहिए क्या पिक्चर है। अभी सिर्फ हमें जो बताया है उसके अकॉर्डिंग आप कीजिए, लोकेशन देखिए, एग्जीक्यूशन देखिए, ट्रेंड देखिए। ओके, देन थैंक यू गाइस, सी यू टुमारो, बाय बाय, टेक केयर। यस, मंडे मंडे।